ग्रहण, जिसका नाम सुनकर सबके मन में एक अनजान सा भय और नकारात्मकता आ जाती है। फिर यदि ग्रहण सदी का सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण हो तो उसकी बात ही क्या। महामास की पूर्णिमा पर इस वर्ष सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला था। वैज्ञानिक इस ग्रहण को लेकर बहुत उत्सुक थे, तो वहीं तंत्र मंत्र जादू टोने करने वाले अघोरियों ने भी इस ग्रहण में पूजा करने के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। इसी कड़ी में चार दोस्त विवेक, मितेश, मनु और राज, जो दिखने में बहुत ही मॉडर्न थे, अपनी गाड़ी से कहीं जाने की तैयारी करने लगे। चारों एक एक कर कुछ सामान डिक्की में रखने लगे। फिर उन्होंने सबने मिलकर एक बोरी उठाई। बोरी के अंदर कुछ हिलता हुआ सा प्रतीत हुआ। उन्होंने आसपास देखा और फिर अपनी गाड़ी को तेज गति से भगाते हुए हाईवे पर ले आए। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था। आकाश से आती हुई पूर्णिमा के चांद की रोशनी से पूरा जंगल रोशन हो रहा था, मगर सभी को पता था कि रोशनी कुछ समय के लिए ही है। चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। कार हाईवे से उतरकर कुछ दूर कच्चे रास्ते पर चलती हुई एक दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कब्रिस्तान। चारों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और कार में से सामान निकालकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही पल में चारों कपड़े बदलकर काले चोगे में एक कब्र के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्हें इस पल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शहरी लड़के हैं जो अभी कुछ देर पहले जीन्स टी शर्ट में इतने स्मार्ट लग रहे थे। चारों ने उस कब्र के पास पूजा करना शुरू किया। पूजा शुरू होने के कुछ पल के बाद राज ने आसमान की ओर देखा। चांद धीरे धीरे घटता जा रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। हमें जल्द ही पूजा खत्म करनी होगी। जब चांद पर पूर्ण ग्रहण होगा तभी हमें शैतान को उसका भोग देना होगा। राज, तुम्हें पूरा यकीन है ना ये पूजा इसी तरह से होती है? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? हाँ राज, जैसे तैसे समय बीत रहा है, अब मुझे भी डर लग रहा है। इन दोनों की बातें सुनकर राज ने गुस्से में मितेश की ओर देखा। मितेश ने आंखों से उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर वो विवेक और मनु की ओर देखने लगा। तुम लोगों से पहले ही कहा था, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो तो हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। हैं? कोई गलती नहीं होगी। राज के दादाजी भी पहले इस पूजा को कर चुके हैं। उनकी लिखी हुई किताब से ही, उनके तरीके से ही हम ये पूजा कर रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं होगा। मितेश की बात सुनकर राज ने वो किताब अपने हाथ में उठा ली। उसका पन्ना पलटा और कुछ मंत्र बोलने लगा। फिर उसने मितेश की ओर इशारा कर उसे वहां से जाने के लिए कहा। राज का इशारा मिलते ही मितेश अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और अपने साथ मनु को लेकर कार के करीब आ गया। दोनों ने मिलकर कार से उस बोरी को निकाला। बोरी में अब हलचल ज्यादा हो रही थी। लगता है इसे अब होश आ रहा है। बस कुछ ही पल का होश है, इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। मनु के मन में अभी भी डर था। जब तक दोनों उस बोरी को लेकर बाहर आए तब तक राज और विवेक ने उस कब्र को खोद के वो कंकाल बाहर निकाल लिया था। पूरी मिट्टी से सना हुआ शव, जिस पर सिर्फ हड्डियां ही थी, वो कब्र के बाहर था। राज ने कुछ पूजा की और बोरी में से हाथ पैर बंधी हुई छोटी सी बच्ची को बाहर निकाला। वो धीरे धीरे रोते हुए सुबक रही थी। चांद पर अब पूरा ग्रहण लग चुका था। राज ने अपना अंगूठा काटा और उससे निकलने वाले खून से लड़की का तिलक किया और फिर लड़की की कलाई काटकर उससे निकलने वाले खून से लाश को नहलाया। ज्यादा खून बह जाने के कारण वो लड़की बेहोश हो गई थी। अब धीरे धीरे चांद दोबारा नजर आ रहा है। ग्रहण समाप्ति की ओर था। राज, तूने तो कहा था कि उस लड़की को कुछ नहीं होगा, मगर ये तो शायद मर ही गई है। ये बहुत बुरा हुआ। हमारी लालच की वजह से एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो चुप रह। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे इस प्लान में शामिल मत करो, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चंद्र ग्रहण खत्म होने का इंतजार नहीं है। अरे चुप करो यार, तुम दोनों जरा भी शांति नहीं रख सकते। तीनों बात कर ही रहे थे कि चंद्र ग्रहण
खत्म हो गया। चांद पूरी तरह से आसमान में रोशन हो रहा था। वो कंकाल खुद हिलने लगा। ये सब देख राज की आंखों में चमक आ गई। पूजा पूरी हुई। तभी वो लड़की भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल और आधा चेहरा काला था, मानो उसके चेहरे पर ग्रहण की परछाई पड़ रही हो। खून चाहिए, खून। ये सुनते ही राज ने अपनी हथेली को काटकर बहता हुआ खून उस लड़की को पिला दिया। अब उसकी आंखों में चमक थी। हमने तुम्हें नया जीवन दिया है, बदले में तुम हमें धन दौलत दोगी। हमें इतनी दौलत चाहिए कि वो कभी खत्म ही ना हो, ढेर सारी दौलत। वो लड़की एक रोबोट की तरह खड़ी हुई और उन लोगों को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। चारों उसके कहने पर कपड़े बदलकर कार में जाकर बैठ गए। जैसे ही वो लोग बैठे, कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कार खुद ब खुद चलने लगी। कुछ दूरी पर जाने के बाद कार बंद हुई और कार के दरवाजे खुल गए। लड़की ने एक जगह इशारा किया तो उन लोगों ने वहां पर खोदना शुरू किया। बहुत गहरा खड्डा खोदने के बाद उन्हें सोने के सिक्के से भरे हुए 4 कलश मिले। चारों की आंखों में चमक आ गई। चारों उन कलश को लेकर गड्ढे से बाहर आए। खून चाहिए, खून। मुझे खून चाहिए। अरे ये क्या मुसीबत है? ये लड़की तो खून ही खून मांगती रहती है। बहुत प्यासी है क्या? वैसे तो ये लड़की हमारी गुलाम है, मगर अब ये एक तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और ज़ॉम्बी इंसानों का खून पीता है। इसे यदि खून नहीं मिला तो ये पूरे शहर में आतंक मचा सकती है। What the hell is going on? तुमने तो कहा था कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हम सब तुम्हारे साथ थे। मगर इस मुसीबत से तो छुटकारा कैसे मिलेगा? वो तो मुझे नहीं पता। इतना पैसा मिल गया, ये देश छोड़कर चले जाते हैं, शहर वाले निपटते रहेंगे। उस किताब में से शांत करने का कोई तरीका तो होगा। हाँ, शायद दादाजी ने लिखा होगा, मगर उस किताब का आखिरी पन्ना गायब है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस लड़की को कैसे रोकें। डर के कारण सभी के चेहरे सफेद हो रहे थे, मगर राज अपने सिक्के लेकर वहां से जाने लगा। खून चाहिए, खून। कहते हुए वो लड़की राज की ओर बढ़ने लगी तो राज ने उसे तेज धक्का दे दिया और अपना कलश लेकर वहां से जाने लगा। जिस हाथ को राज ने काट कर खून दिया था, वो हाथ ही उसके सीने पर लगा था। ताजा जख्मी होने के कारण हाथ में से खून निकलकर लड़की के शरीर पर लग गया। लड़की ने तुरंत लंबी जीभ कर वो खून चाट लिया खून। और अपने हाथों को लंबा करते हुए उसने राज का पैर पकड़ लिया। राज उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नाकामयाब रहा। लड़की ने उसका पैर पकड़कर अपनी ओर उसे खींच लिया। उसके खींचते ही राज भी जमीन पर गिर गया। उसके हाथों का कलश जमीन पर गिरकर टूट गया। चांद की रोशनी में सोने के सिक्के चमक रहे थे, मगर सबकी आंखों में एक भय था। जैसे ही राज घसीटता हुआ उस लड़की के करीब पहुंचा, तीनों एक साथ खड़े हो गए। मनु ने तो डर के कारण अपने हाथ का कलश भी वहीं जमीन पर छोड़ दिया। लड़की की पकड़ राज पर बहुत मजबूत थी। एक ही झटके से राज की गर्दन तोड़ दी और फिर उसका हाथ पकड़कर हाथों से बहता हुआ खून पीने लगी। उसने राज के शरीर का पूरा खून चूस लिया था। जब उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा तो उसने राज के शरीर को हवा में उछालकर उन तीनों दोस्तों के करीब फेंक दिया। उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका था। वो रेंगती हुई उन तीनों के करीब आई और उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे खून चाहिए, खून। कहते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी।